हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। दोस्त, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कोलेरेला निम्नलिखित में से क्या है। कोलेरेला क्या है निम्नलिखित में से। शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो शैवाल क्या है। कोलेरेला एक प्रकार का शैवाल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है। ऑप्शन ए है ट्रफ है, हाइड्रीला है, जलकुंभी है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है। तो जलकुंभी एक जलीय जंगली घास है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्त्री हो जाएगा। समझ गया ना। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्त्री होना चाहिए। स्त्री स्त्री दल चक्र में पुष्प में बना होता है कि क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है स्त्री दल पुंज। तो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, उपरोक्त में से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। मुकुलन से, परागकण से, विखंडीकरण से, इनमें से सभी बताए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन। समझ गया ना। चलिए इसका देखते हैं। देखिए मुकुलन जनन कहता है मुकुलन जनन। मुकुलन जनन किसमें होता है। तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा हाइड्रा स्पंज ईस्ट में। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मुकुलन जनन होते हैं ये सब में। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन जनन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। बी युगतांडपी कहलाता है, युगतांडपी कहलाता है, एकतांडपी कहलाता है, या बहुअंडपी कहलाता है। तो क्या होता है जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाता है तो युगतांडपी कहलाता है। समझ गए ना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है टेपेटल कोशिका दर्शाती है, समसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाता है, एंडोमाइटोसिस दर्शाता है, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित दर्शाता है। क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए इसका राइट आंसर एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिद्दी है। जलोदभिद्दी यानी कि जो जल में पनपता है उसे जलोदभिद्दी कहते हैं। समझ गए ना। ऑप्शन ए है सिंघाड़ा, ऑप्शन बी है नागफनी, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एकेशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी को जानते होंगे कि सिंघाड़ा एक जलोदभिद्द पौधा है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति कैसा होता है। एक स्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है, बहुस्तरीय होता है। तो पराग भित्ति कैसा होता है। पराग भित्ति द्विस्तरीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। बैलिस्नेरिया का पुष्प कैसे होते हैं। वायु प्रांगित पुष्प होते हैं, कीट प्रांगित पुष्प होते हैं, जल प्रांगित पुष्प होते हैं, जंतु प्रांगित पुष्प होते हैं। तो बैलिस्नेरिया का पुष्प कैसा होता है। तो बैलिस्नेरिया का पुष्प जल प्रांगित पुष्प होते हैं। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उन्मूल्य परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं। उन्मूल्य परागन वाले जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं। स्वपरागन होता है, उसमें पर परागन होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो उन्मूल्य परागन का परिभाषा है कि देखिए उन्मूल्य परागन का परिभाषा क्या है। उन्मूल्य परागन देखिए उन्मूल्य परागन पेन चल काहे नहीं रहा है। पेन नहीं चल रहा है। देखिए काहे नहीं चल रहा है। पेन चलिए नहीं रहा है। उन्मूल्य परागन चलिए नहीं रहा। पेन में नहीं, लगता है खराब हो गया। सॉरी, चलेगा कहाँ से। देखिए हाँ उन्मूल्य परागन कर रहा है ना। उन्मूल्य परागन छोड़िए, हटाइए ये सब क्या है। देखते हैं उन्मूल्य परागन कहते हैं वैसा उभयलिंगी पुष्प जो इसमें क्या कहता है उन्मूल्य परागन कर रहा था। कहाँ गया इसका क्वेश्चन, कहाँ गया है। सब देखिए चला गया, जैसे तैसे हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ थे।
हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उन्मूल परागन वाले पौधे निश्चित रूप से क्या होते हैं। तो उन्मूल परागन जो होता है उसमें कैसा होता है, तो उसमें स्वपरागन की क्रिया होता है। उसका परिभाषा ही कहता है कि वैसा उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलता है और उसमें स्वपरागन की क्रिया होती है तो उसे उन्मूल परागन कहा जाता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, परागकण मुख्यतः होता है, कैसा होता है परागकण, गैमेटोफाइट होता है, सजावटी होता है, एक एलर्जी कारक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा होता है, परागकण जो पौधा होता है वो एलर्जी कारक होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु धानी बनता है, चलज बनता है, लघु बीजाणु धानी बनता है या गुरु बीजाणु बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु बनता है। समझ गया ना। गुरु बीजाणु क्या होता है, इसका परिभाषा है। गुरु बीजाणु पूछता है कि गुरु बीजाणु का परिभाषा क्या है, पूछ देगा। तो गुरु बीजाणु का परिभाषा क्या है, गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को से गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। समझ गए ना। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में 4 गुरु बीजाणु एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझ गए ना। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसा होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका 2n होता है। समझ गए ना। और गुरु बीजाणु जो होता है, गुरु बीजाणु कैसा होता है, गुरु बीजाणु n होता है। समझ गए ना। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ये कैसा होता है, 2n होता है और गुरु बीजाणु n होता है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। काय कोशिका के विभाजन से होता है, लघु बीजाणु से होता है, जनन कोशिका के विभाजन से होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के विभाजन से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनन कोशिका के विभाजन से होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, इसका क्या है। यह है प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक है, सहायक कोशिका है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका पुष्पोपासन खाया जाता है। पुष्पासन किसका खाया जाता है, शरीफा का, नारंगी का, सेब का, इनमें से सभी। तो बता दें शरीफा का बीज चोल खाया जाता है। समझ गए, इसका बीज चोल खाया जाता है। नारंगी का भी बीज चोल खाया जाता है। सेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। समझ गया ना। कह रहा है यहाँ पे पुष्पोपासन किसका खाया जाता है, तो पुष्पोपासन सेब का पुष्पोपासन खाया जाता है। शरीफा और नारंगी पूछेगा तो उसका बीज चोल खाया जाता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणीय बनाता है। समझ गए। भ्रूणपोष यहाँ होगा। भ्रूणपोष कौन बनाता है, निष्कांड एंटीपोडल्स, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहायक कोशिका बनाता है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। n है, 3n है, 2n है या ऑप्शन डी ए और सी दोनों है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भ्रूणपोष कैसा होता है, भ्रूणपोष 3n होता है। समझ गए ना। भ्रूणपोष 3n और भ्रूणकोष क्या है, तो आपसे भ्रूणकोष पूछे तो भ्रूणकोष कैसा होता है, 2n होता है। और भ्रूणपोष कहे तो कैसा होता है, 3n होता है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वायु परागण किसमें नहीं होता है। घास में, मक्का में, गेहूं में, शैलियब में, किसमें होता है। इसका राइट आंसर बताए क्या हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया ना। कहाँ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है बीज चोल खाया जाता है। देखिए आ गया ना, सॉरी वहाँ पे बताए थे ना, बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी। तो वहाँ पे बताया था ना कि शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, नारंगी का भी बीज क्या खाया जाता है ये तो पता नहीं, वहाँ पे गलत बता दी है, नारंगी के दूसरा चीज खाया जाता है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीफा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है। n होता है, 3n होता है, 2n होता है। ऑप्शन डी ए और सी दोनों होता है। हमने ऊपर में पहले ही बता दिया कि भ्रूणपोष कैसा होता है, भ्रूणपोष 2n होता है। और भ्रूणकोष कहे तो 3n होता है ना, भ्रूणकोष
कोष, भ्रूण कोष कहे तो 3n, समझ गए ना। आपसे भ्रूण पोष पूछा है तो भ्रूण पोष 2n हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। क्या उजागर होती है? ऑप्शन ए है विनिमय के कारण, सहलग्नता के कारण, ऑप्शन सी है स्वतंत्र संकलन के कारण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, समझ गया ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तब कहलाता है, क्या कहलाता है? जब नर की आकृति यानी कि नर का आकार मादा से भिन्न होता है तो क्या कहलाता है? यौन द्विरूपता कहलाता है, उभयलिंगिता कहलाता है, समलैंगिकता कहलाता है, विषम लैंगिकता कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्या हम लड़का और लड़की में क्या ही अंतर दर्शाता है? तो यौन द्विरूपता ही दर्शाता है, आकार की दृष्टि से अंतर होता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ऑर्थोट्रोप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑर्थोट्रोप्स, समझ गए ना। ऑप्शन ए है पॉलीगोनम में, सोलेनम में, पाइसम सटाइवा में और हेलिएंथस अनुआस में, समझ गया ना। पाइसम सटाइवा ये मटर का वैज्ञानिक नाम है, समझ गया ना, याद रखिएगा मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवा होता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीगोनम में ये पाया जाता है, समझ गए ना, ऑर्थोट्रोपस, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है और इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, समझ गए ना, इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, याद रखिएगा सीधा बीजांड, इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न कहता है और लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता रहता है? ऑप्शन ए है ड्रेसिना में, हाइड्रिला में, मार्सिलिया में, जलकुंभी में। बताए किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है, किसमें यानी कि जड़ और रंध्र नहीं पाया जाता है? बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसमें हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रिला में पाया जाता है, समझ गए ना। हाइड्रिला में नहीं पाया जाता है, जड़ और रंध्र नहीं पाया जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में आगुनित पादप शरीर होता है? ऑप्शन ए है आवृत बीज में, ऑप्शन बी है अनावृत बीज में, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा में, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइटा में। बताए कौन सा आगुनित है? समझ गया ना, ये पूछ रहा है कौन सा आगुनित है, तो बताए कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ये होता है 2n होता है, समझ गए ना, ये सारे के सारे जो है 2n होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके लिए प्रयोग किया गया था? द्विलिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी नर पुष्प के लिए, स्टेमिनेट पुष्प के लिए। बताएं इसका क्या होगा? पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बताएं पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो पिस्टल जो पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है, स्त्री केसर पुष्प में जो होता है उसमें पाया जाता है, तो एक लिंगी स्त्री केसर पुष्प हो जाएगा, समझ गए ना। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि और भी हम ऐसा वीडियो बना सके। तो अब सब्जेक्टिव की बारी है, आप कमेंट करें तो हम इसका आंसर भी आपको